हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं आपके साथ राजेश्वरी विद योर फेवरेट शो द बुक वर्ल्ड। अब आप अपनी फेवरेट स्टोरी भी लेके आई हूं, डॉलर बहू। चलिए एक बार जरा रिकैप देख लेते हैं अभी तक क्या हुआ कहानी में। चंद्रू अब अमेरिका में सेटल हो चुका था, उसको ग्रीन कार्ड मिल चुका था, उसके बरसों की तमन्ना पूरी हो चुकी थी। फिर वह इंडिया आया और शादी करी और अपनी पत्नी जमुना को लेकर भी जा चुका था। जिस लड़की को, यानी गोल्डन वॉइस वाली लड़की विन्नू, जिसको उसने धारवाड़ में देखा था, वह अब उसके छोटे भाई गिरीश की पत्नी बन चुकी थी और उसका एक छोटा बच्चा भी अब हो चुका था, जिसका जन्म धारवाड़ में हुआ था। उसका जन्म धारवाड़ में इसलिए हुआ था क्योंकि चंद्रू की सिस्टर की वेडिंग, यानी सुरभि की वेडिंग, उसकी डिलीवरी डेट के साथ क्लैश कर रही थी। चंद्रू उसके बच्चे को देखने धारवाड़ गया था और वहां से बहुत मायूस होकर निकला था, क्योंकि उसे यह समझ आ रहा था कि जिंदगी में ना तो वो खुश है अमेरिका में और ना तो यहाँ रहने वाले खुश हैं, क्योंकि डॉलर का चक्कर जो चल चुका था हर जगह। चलिए अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। विन्नू अपने 6 महीने के लड़के को लेके वापस अपने घर आई। शमन्ना ने उस बच्चे के ऊपर अपने पूरे प्यार की बारिश कर दी और सदा उसकी देखभाल करते। विन्नू अपनी नौकरी करने स्कूल चली जाती तो उसके दादाजी, बच्चे के दादाजी, उसकी बेबी सिटिंग करते। सुरभि अपने ससुराल में अपने पति के साथ बहुत खुश थी और इन दिनों जमुना के पेरेंट्स ने भी इनके घर में आना बंद कर दिया था। विन्नू ने इस बात को गौर किया था। एक दिन रसोई में काम करते हुए गौरम्मा ने नोट किया कि उसके ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ जैसी लगती है। वह थोड़ी सी घबराई, फिर उसे लगा यदि गर्म पानी से धोएगी और तो वो ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन भी वह उसको बहुत परेशान करने लग गया, तो उसने विन्नू को बुलाकर दिखाया। तुरंत विन्नू ने अपने स्कूल की छुट्टी करी और उसे लेकर के डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने एग्जामिन करके विन्नू को अलग बुलाकर पूछा कि यह तुम्हारी क्या लगती हैं। उसने बता दिया कि यह मेरी सास हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो विन्नू थोड़ा घबराई और पूछी क्या कोई अलार्मिंग बात है। तो डॉक्टर ने कहा जब तक बायोप्सी नहीं होगी हम कुछ नहीं कह सकते। तो वे लोग घर चले गए, मगर विन्नू ने इसके बारे में चुप रहना बेहतर समझा। हालांकि वह खुद बहुत घबरा रही थी, क्योंकि शमन्ना ओल्ड हो चुके थे। चंद्रू को कह के फायदा नहीं था, वो उधर से कुछ नहीं कर पाता, और सुरभि तो टैंट्रम सी थ्रो करती और रो धो के सीन क्रिएट करती। तो वह उस दिन के लिए चुप रही और सोचती रही कि मैं गिरीश को बोलूं कि नहीं। फाइनली उसने रात को सोचा कि वह गिरीश को सारी बात बता दे। जैसे ही गिरीश को बताया, गिरीश की आंखों में आंसू आ गया और जो चिंता विन्नू को खा रही थी वही सवाल गिरीश ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अम्मा को कैंसर है? तो विन्नू ने कहा हम थिंग्स को एज्यूम क्यों करें, लेट्स वेट फॉर द बायोप्सी टुमारो। अगले दिन फिर से विन्नू ने अपने स्कूल की छुट्टी करी और गौरम्मा को लेके वो हॉस्पिटल चली गई। वहां जाने के बाद गौरम्मा को पता चला कि यह तो एक ऑपरेशन होने वाला है, तो वो बहुत घबराई। खैर उसको एडमिट किया गया और उसका बायोप्सी के लिए पीस निकालने के लिए उसको ऑपरेशन कर दिया गया। पोस्ट ऑपरेटिव जब वो वुमेन्स वार्ड में थी तो विन्नू उसके साथ रुकी हुई थी। तो उसके साथ वाली एक लेडी ने पूछा कि क्या ये तुम्हारी बेटी लगती है? विन्नू को देखकर पूछा। गौरम्मा ने बहुत एरोगेंटली जवाब दिया, मेरी बेटी तो शादी करके हैदराबाद रहती है और मेरी बड़ी बहू यूएस में रहती है, यह तो मेरी छोटी बहू है। खैर उसके बाद नेक्स्ट डे रिपोर्ट आ गई और पता चल गया कि उसका जो प्रॉब्लम कुछ नहीं था, दैट वाज जस्ट बिनाइन। वो मैलिग्नेंट नहीं था, बिनाइन था, यानी कोई चिंता की बात नहीं थी। गिरीश के ऑफिस के कोलीग्स ने एक हॉलिडे प्लान किया था कारवार और गोकर्ण जाने के लिए। विन्नू ने कहा कि अम्मा अकेली रहेंगी तो थोड़ा घबराएंगी, उनके साथ अभी कोई होना चाहिए, इसलिए तुम चले जाओ और मैं नहीं जाऊंगी। गौरम्मा ने उसको कहा कि जमुना अगले महीने अपने भाई की शादी के लिए आ रही है और उसे अगर बता देंगे तो वो पहले आ जाएगी मेरा ध्यान रखने के लिए। तुमको जहां जाना है तुम चली जाओ। शमन्ना को साफ दिख रहा था कि कितनी शेमलेस हो गई है। वो जरा भी विन्नू की ड्यूटीफुल नेचर को एक्नॉलेज नहीं करती है, शाबाशी देना तो दूर की बात है। वह देख रहा था कि वो कितनी इनसेंसिटिव हो गई है विन्नू की ओर। जब इन सब चीजों के बारे में सुरभि को बताया गया, उसने कॉल करके अपनी मदर से बात कर ली। उसने आने का तो जिक्र भी नहीं किया।
हॉस्पिटल में रहते वक्त गौरम्मा को ये लगा कि जैसे ही जमुना और सुरभि को बताया जाएगा तो वो दौड़ चले आएंगे। विनू ने ये बात सुन के बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं दिया था। चंद्रू ने वहां से पता चलने के बाद एक चेक भेजा $300 का और गिरीश के मेल का जवाब दिया कि पैसे तो कोई भी दे सकता है, मगर हमें हमेशा उन लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए जो सामने रह के हमारी इतनी अच्छी सेवा करते हैं। अम्मा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास इतने अच्छे लोग हैं जो तुम्हारी अच्छी से देखभाल कर सकते हैं। गौरम्मा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको फर्क पड़ा केवल उन $300 से। ट्रिप में बेंगलोर आया। सुरभि और सुरेश हैदराबाद से आए उसे मिलने के लिए। जमुना तब प्रेग्नेंट थी और गौरम्मा जी को सामने जो पोता था हर्षा, उसकी कोई चिंता न थी और जो अभी तक बच्चा हुआ नहीं था उसकी चिंता ज्यादा लगी। उसने चंद्रू के ऊपर सवालों के बौछार कर दिए। जमुना कैसी है? क्या वह मोटी हो गई है? उसे क्या पसंद आता है, मिठाई या फिर अचार? क्या उसे नौजिया होता है? ये सब सवाल उसने उससे करने शुरू कर दिए। चंद्रू ने देखा हर्षा चलना शुरू कर चुका था और इधर उधर पूरे घर में घूमता और अपने दादाजी को एंगेज रखता था। विनुता एक मुरझाई हुई फूल की तरह मैकेनिकली बस काम करती थी। अब गौरम्मा और विनुता के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी सिवाय डे टू डे चोर्स के इंस्ट्रक्शंस के। चंद्रू बहुत सारे खिलौने लाया था हर्षा के लिए। विनुता ने कहा, तुम इतने महंगे खिलौने इसके लिए न लाया करो, क्योंकि रिटर्न में हमसे इतनी महंगी चीजें दी नहीं जाएंगी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। चंद्रू वॉज रियली सरप्राइज्ड बिकॉज विनुता एक ऐसी शख्स थी जो स्टेटस और पैसे की कभी कोई चिंता ही न करती थी। चंद्रू ने यह कहकर उसे शांत करना चाहा, विनुता, हर्षा हमारे घर का पहला पोता है, उसे तो दुनिया की सारी बेस्ट चीजें ही मिलनी चाहिए। अब गौरम्मा जी का सालों का सपना पूरा होने वाला था। अब उनका अमेरिका जाने का चांस हो गया था बिकॉज जमुना की डिलीवरी की टाइम पे उनको जाना था। उन्होंने शमन्ना से कहा तो शमन्ना ने तो साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तो हर्षा को छोड़ के एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ, तुम चाहो तो तुम जा सकती हो। सो डिसाइडेड किया गया कि गौरम्मा अकेले स्वयं ही अमेरिका जाएंगी। उन्होंने अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी। सारे मंदिरों में मन्नत मांग ली कि मेरे डॉलर बहू की डिलीवरी बहुत सेफली हुए। बहुत सारे उन्होंने ईटेबल्स बनाए, पिकल्स बनाए, चटनियां बनाई। गिरीश वैसे तो शांत रहता था, मगर उस दिन गौरम्मा से मजाक करने लगा कि अम्मा, जितना सामान बनाया है आपने, इससे तो एक दुकान खुल जाएगी, कुछ हमारे लिए भी पीछे छोड़ जाइएगा। गौरम्मा ने कहा, तुम्हारा क्या है, इंडिया में तो तुम कभी भी बाहर जाके रेस्टोरेंट में खा सकते हो, बेचारी जमुना को कहाँ ये सब मिलेगा। विनुता ये सब शांति से देखने लगी। उसे ये चीजें में अनफेयर दिखने लग गया, क्योंकि जब वह प्रेग्नेंट थी न तो उसे कभी कोई गिफ्ट मिला, न उसके लिए कोई खाने की चीज बनी गई, और उसको यह सुना दिया गया था, तुम्हें जो चाहिए तुम जाके गिरीश के साथ बाहर खाए आना। जब उसका बच्चा हुआ था धारवाड़ में, तो उसकी सास ने उसके लिए $100 भिजवाए थे उसके नामकरण के लिए। विनुता को लगा ये सब कितना पार्शियलिटी हो रहा है, ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है। जमुना की मदर ने भी बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे अपनी बेटी के लिए, तो उन सबको देख के गौरम्मा जी को चिंता हो गई। वह कहने लगी शमन्ना से, मैंने तो एक सोने की चेन बच्चे के लिए खरीदी है और बहू के लिए एक प्योर सिल्क की साड़ी खरीदी है, क्या यह सफिशिएंट है? उनके गिफ्ट के सामने हमारा छोटा नहीं पड़ना चाहिए। शमन्ना, जो वैसे तो बहुत शांत रहते थे, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि एक सिर्फ तुम्हारी बहू के ही बच्चा होने वाला है। हमेशा इतने लोग अमेरिका जाते रहते हैं अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए, और तुम्हारी कोई अनोखी बहू थोड़ी ना है। तुम जाओ अमेरिका और 5 साल तक वापस मत आना। तुम जिस दिन जाओगी उस दिन मैं बहुत सालों बाद चैन की नींद सोऊंगा। उन्होंने ऐसा कह दिया। उस दिन रात को सुरभि और गौरम्मा ने दोनों ने फुसफुसी में बातें करी। सुरभि ने गौरम्मा से कहा, माँ, मैंने सुरेश से बात कर ली है कि हम अमेरिका सेटल हो जाएं, मगर वो कहता है कि उसे वहां जाके बार एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। माँ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, यहाँ तो ससुर जी का या किसी का ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। तो गौरम्मा ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं वहाँ 1 साल रहने वाली हूँ, तुम लोग उसी समय आ जाना, और आई एम श्योर सुरेश का एग्जाम वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सुरभि ने कहा,
माँ वो सब तो ठीक है मगर खर्चा तो बहुत पड़ेगा, तो हमें तो चंद्रू के घर में ही 1 साल रहना पड़ेगा। तो गौरम्मा ने कहा कि जमुना तो बहुत जेनरस है, चंद्रू बिल्कुल माइंड नहीं करेगा, पूरे 1 साल तुम उधर ही रहना, जब तक मैं रहूंगी तब तक सुरेश का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, फिर तुम लोग उधर ही सेटल हो सकते हो। अगले दिन सुबह शमन्ना को जब ये बात पता चली तो ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। उन्होंने बोला, देखो हमने बच्चों की शादी कर दी है, अब वो समझदार हैं, अपने फैसले लेने लायक हैं, हमें उनकी जिंदगी में अब इंटरफियर नहीं करना चाहिए, और किसी दूसरे के घर में किसी को इनवाइट करके उन्हें रखना ये कौन सी अक्लमंदी है। हम नहीं जानते कि वहाँ हालात कैसे हैं अमेरिका में, हम नहीं जानते चंद्रू वहाँ कैसे जीता है, ऐसे हम कैसे उसको कह सकते हैं कि तुम 1 साल के लिए सुरभि और उसके परिवार को रखो। गौरम्मा ने कहा कि मैं जानती हूँ मेरा चंद्रू और जमुना बहुत जेनरस हैं और बहुत अच्छे हैं, और सुरभि के लिए वो अवश्य इतना कर देंगे। चलिए अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आके देखते हैं क्या हुआ हमारी गौरम्मा के साथ। शीस्रो और ICMR पेश करने जा रहे हैं भारत का पहला मेगा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट ग्लोबल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2022 यानी GATEC GMR ग्राउंड एरोसिटी नई दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक आविष्कारों, मार्केट में उनकी उपलब्धता तथा डॉक्टरों, वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं द्वारा विचारों का आदान प्रदान और जानकारियों को साझा करना है। ये इवेंट दिव्यांगजनों के लिए दुनिया भर में उपयोग होने वाले सहायक उपकरणों व प्रौद्योगिकी के विषय में जानने में आपकी मदद करेगा। इस इवेंट को DRDO, WHO, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट का कंट्री पार्टनर है, तो इस इवेंट को ज्वाइन करना न भूलें। विजिट करें www.globalassistivtech.com, www.globalassistivtech.com या फिर कांटेक्ट करें 9910717913 या मेल करें gaurav@iconex.in gaurav@iconex.in। श्रोताओं, आपको पुनः एक बार रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ में स्वागत है। आप राजेश्वरी के साथ सुन रहे हैं डॉलर बहू। चंद्रू का एक दोस्त अश्वत और उसकी पत्नी जो बेंगलुरु से नेशविल जा रहे थे, उनके साथ चंद्रू ने अपनी मदर का जर्नी ऑर्गेनाइज करवा दिया, टिकट भेज दी और लिस्ट भी भेज दी जो रास्ते के डूज एंड डोंट्स होते हैं। गौरम्मा उनके साथ चल पड़ी। उन्होंने फ्लाइट बिल्कुल एंजॉय नहीं करी क्योंकि उन्हें सीट बेल्ट पहनना पसंद नहीं था। वो प्योर वेजिटेरियन जो थी, खाना उन्हें नहीं पसंद आया, और सबसे बड़ी बात, बिना नहाए धोए वो खाना कैसे खा लें। खैर, ये सारी तकलीफें उनकी छूमंतर हो गईं जैसे ही नेशविल एयरपोर्ट में उन्होंने अपने बेटे को देखा। और उससे भी ज्यादा गर्व और घमंड उन्हें महसूस हुआ उनका बेटा जो गाड़ी चलाते हुए आया था। कितनी बड़ी गाड़ी थी। उसने पूछा, क्या ये वही गाड़ी है जिसकी फोटो जमुना ने हमें भेजी थी? उनके बेटे ने हाँ कह दिया। चंद्रू ने उनका सामान गाड़ी में रखा और वह चलने की तैयारी करने लगे। गौरम्मा ने कहा, जमुना कहाँ है? उसने कहा, उसकी तो आज ऑफिस थी। तो अब गौरम्मा को बहुत सरप्राइजिंग लगा। उसने कहा, वह इतनी एडवांस स्टेज की प्रेगनेंसी में भी काम पर जाती है। तो चंद्रू ने कहा, यहाँ लोग लास्ट एंड तक काम पर जाते हैं। गौरम्मा का जिंदगी का ये पहला शॉक लगा, ये धक्का था। मैं तो हर बार जमुना को छोड़ने और रिसीव करने भी एयरपोर्ट जाती रही हूँ। उनकी मदर कभी चूक गई होंगी मगर मैं कभी नहीं चूकी, और यह तो मुझे लेने एयरपोर्ट भी ना आई। खैर, ये सब बातें जमुना की थोड़ी हवा में हो गई जैसे ही गाड़ी में बैठी और उन्होंने ड्राइव एंजॉय करनी शुरू करी। इतनी लंबी चौड़ी अमेरिका की सड़कें, इतनी फास्ट चलने वाली गाड़ियां, दोनों तरफ इतने बड़े बड़े पेड़। चंद्रू घर वालों के बारे में पूछने लगा तो उसने सबके बारे में कह दिया। चंद्रू ने कहा, यदि पिताजी आते तो बहुत अच्छा होता। इस पर गौरम्मा ने कहा, उन्हें तो हर्षा को छोड़ने का मन नहीं था, मगर अच्छा है उन्होंने मुझे आने से मना न करा।
रास्ते में जमुना के बारे में बात करते हुए यह पता चला कि ऑलरेडी वो लोग जानते थे कि उनकी लड़की होने वाली है और उन्होंने उसका नाम भी तय कर दिया था, मानसी। गौरम्मा को बहुत सरप्राइजिंग लगा। इंडिया में तो बच्चा पैदा होने से पहले हम कुछ भी नहीं करते हैं। जल्दी ही उनकी गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने रुकी, जिसके सामने बहुत बड़ा लॉन था। गौरम्मा ने सोचा, ये पता नहीं किसका इतना बड़ा ऑफिस है। चंद्रू ने कहा, माँ चलो हम घर आ गए हैं। गौरम्मा का तो की आंखें फटी की फटी, यह तुम्हारा घर है? हाँ माँ, यही हमारा घर है, चलो अंदर चलते हैं। वह अंदर जाने लगे तो दरवाजा जमुना ने खोला और नेक्स्ट शॉक गौरम्मा को लगा। जमुना ने तो अपने बाल कटवा लिए थे और उसने वेस्टर्न आउटफिट पहना हुआ था, और सबसे बड़ी बात, उसने उम्मीद करी थी कि उनकी बहू सामने आके उनके पैर छुएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंदर जाके गौरम्मा को सारा घर दिखाया गया और सब जगह उसने देखा टॉयलेट कम बाथ था, और वह तो बहुत आचार मानने वालों में से थी। उसने कहा, यह क्या, टॉयलेट के साथ कोई नहाता कैसे है? मेरे को दूसरा कमरा दिखा दो जिसमें सिर्फ बाथरूम हो। जमुना वहां से हट गई। उसने बोला चंद्रू को कि तुम ही अपनी माताजी के साथ डील करो, और वह चली गई। चंद्रू ने उन्हें समझाते हुए कहा कि माँ, यहाँ सब जगह ऐसे ही होता है। अगला शौक उनको लगा बाथ टब देख के। उन्होंने कहा कि ऐसे हम तो नहीं नहा पाएंगे। तो चंद्रू ने कहा कि आज के लिए मैं आपको पतीला दे देता हूँ अगली बार मैं आपके लिए बकेट का अरेंजमेंट करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बकेट नहीं रखता है बाथरूम में। ये सब चीजें देख के गौरम्मा को बहुत अजीब लग रही थी, बिकॉज इंडिया से गई थी वो इस उम्र में, तो शी वॉज फीलिंग इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट इन दोज एनवायरमेंट्स। फिर जब वो नहा धो के निकली, शाम को 4:30 बज रहे थे, पूरा अंधेरा हो गया था। वो भी उन्हें बहुत नया लगा कि इतनी जल्दी अंधेरा कैसे हो जाता है, तो वो चंद्रू से पूछने लगी। फिर उसके बाद पूरा घर उसे अच्छे से नहाने धोने के बाद दिखाया गया, तो उसे लगा कि मेरे बेटे का घर तो बिल्कुल महल जैसा है। इस पर चंद्रू ने कहा कि हम सबसे कम में और सबसे छोटे में रह रहे हैं। यहाँ के लोगों का घर तो आप देखेंगे तो बहुत सारे 7-8 बेडरूम्स वगैरह के होते हैं। तो उसकी मदर ने कहा, ये तुम बहुत मॉडेस्टली बिहेव कर रहे हो, तो बिल्कुल महल जैसा घर है तुम्हारा। फिर जमुना ने उनको किचन दिखाया। वो इतना साफ सुथरा था तो गौरम्मा को लगा कि लगता है कि यहाँ पे कभी किसी ने खाना ही ना बनाया हो। मॉडर्न किचन था, सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे वहां पे। फिर गौरम्मा ने जमुना से पूछा कि वो कब तक ऑफिस जाने वाली है, तो जमुना ने कहा, इस हफ्ते मुझे जाना होगा, उसके बाद से मैं छुट्टी पे रहूंगी। गौरम्मा ने पूछा कि ऐसी हालत में तुम्हें नौकरी करनी जरूरी क्यों थी, तुम तो घर में आराम कर सकती थी। जमुना ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर चंद्रू ने कहा, माँ, यहाँ पे सबको काम करना पड़ता है, हर चीज का यहाँ लोन है और हमको सबको बहुत सारा लोन चुकाना है। गौरम्मा को तो बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग लगा। क्या यहाँ भी हर चीज लोन पे होती है? यहाँ पे भी सबको लोन ही चुकाते रहना पड़ता है? उसको लगा, ये एक पहला चीज उसे लगा कि इंडिया में और यहाँ में कोई फर्क नहीं है, एक जैसा ही तो है ये। अगले दिन पहला दिन था जब गौरम्मा घर पे इतने बड़े महल में अकेली रही। बेटा बहू दोनों नौकरी पे चले गए, तो वह लेटे लेटे सोचने लग गई अपनी बेटी के बारे में, सुरभि के बारे में। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया, ये तो महल जैसा घर है, उसका बेटा बिल्कुल मना ना करेगा और सुरभि अपनी जिंदगी यहाँ आके जरूर शुरू कर सकेगी। उसके अमेरिका जाने के एक हफ्ते बाद चंद्रू उन्हें डिपार्टमेंटल स्टोर लेके गया। इतना साफ सुथरा डिपार्टमेंटल स्टोर देखकर गौरम्मा की आंखें चकाचौंध हो गई। इतने सारे तो केवल फ्रूट्स जूसेस के डब्बे उसे दिखे वहां पे। सब चीज उसे नई नई लगने लग गई वहां पे। फिर घर के किचन में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, माइक्रोवेव, कुकिंग रेंज, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, सब उसने यूज करना सीख लिया गौरम्मा ने। डिश वॉशर की जहां तक बात थी, उससे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अपने घर में भी उसने कभी भी बर्तन तो नहीं धोए थे, उसके लिए तो वहाँ काम वाली होती थी। मगर अब यहाँ आके तो सब काम खुद करना पड़ता है, यहाँ तो कोई काम वाले का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये सब उसे थोड़ा अचरज में डाल रहा था। इंडिया में जैसे एक स्पेशल ओकेशन मनाया जाता है, जिसमें कि वुड बी मदर के लिए सारे गिफ्ट्स अरेंज करके और उसके पसंद के खाने पीने की चीजें बना के और शो ऑफ करा जाता है, और उसके लिए सबको इनवाइट करा जाता है खाने पे। गौरम्मा ये सब करना चाहती थी, क्योंकि वो प्रदर्शनी करना चाहती थी कि मैं अपने बहू के लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए क्या क्या अरेंजमेंट करके लेके आई हूँ। उसने यह अपनी बहू को बताया, तो उसने कहा कि माँ, यहाँ पे ऐसे सब फंक्शन में कोई आएगा नहीं। पहली बात तो वीकडेज में तो कोई भी नहीं आ पाएगा। तो जमुना ने उनको साफ मना कर दिया कि ये सब हम बच्चा होने के बाद जब करेंगे तब देख लेंगे।
अब ये एक और ब्लो गौरम्मा के लिए कि मेरी बात काट दी गई। यानी क्या ये विनू के साथ होता था? क्या विनू कभी मेरी बात काटती थी? ये सब चीजें हम गौरम्मा के दिमाग में आने लग गई धीरे धीरे। कुछ दिन बाद जमुना का लेबर पेन्स शुरू हो गए और उन्हें हॉस्पिटल जाना था, तो गौरम्मा बिल्कुल एंशियसली तैयार हो गई कि मैं उसके साथ जाऊंगी कि वो लेडी थी। मगर चंद्रू ने उन्हें मना कर दिया। उसने समझाया कि यहाँ पे हस्बैंड को ट्रेनिंग दी जाती है लेबर रूम में साथ में वाइफ के रहने के, तो मुझे ही जाना पड़ेगा, आप घर पे रह के और ध्यान रखिए घर की चीजों का। गौरम्मा को तो ये बहुत ही नया लगा। ये क्या, घर में एक औरत होते हुए एक आदमी जाएगा लेबर पेन की लेडी के साथ? खैर उसकी कोई सुनी नहीं गई। गौरम्मा घर में रही और चंद्रू और जमुना हॉस्पिटल चले गए। गौरम्मा टेलीफोन के पास बैठ के भगवान से प्रार्थना करने लग गई कि मेरी डॉलर बहू की सेफ डिलीवरी हो। फिर थोड़ी देर बाद चंद्रू का फोन आ गया कि जमुना की सेफ डिलीवरी हो गई है और नेक्स्ट डे उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, इसलिए अम्मा आप हॉस्पिटल ना आइए, कल हम लोग घर आ जाएंगे। अब तो गौरम्मा हॉरिफाइड हो गई। एक दिन में एक मदर को घर भेज देंगे ये लोग? यहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। उसको ये सारी चिंता खाने लग गई। जब जमुना घर आई तो बच्चे को देखा तो गौरम्मा को लगा कि बहुत फ्रेल और दुबली पतली बच्ची थी, प्लेन लुकिंग थी बिल्कुल जमुना की तरह, ऐसा उसको लगा। न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक अलग सा रूम पहले से ही सेटअप काफी दिन पहले कर दिया गया था। फिर रात के टाइम उसके क्रेडल में बच्चे को उसके रूम में डाल के जमुना अपने रूम में जाने लग गई। गौरम्मा को तो ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कहा कि तुम रेस्ट कर लो, बच्चे को मेरे को दे दो, मैं उसको संभाल लूंगी। तो जमुना ने साफ मना कर दिया, आप रहने दीजिए, इसमें इंटरफियर ना करिए, यहाँ पे बच्चों को अलग ही सुलाया जाता है, तब वो बच्चा सीखता है अपने आप रहना। जमुना को ये रवैया देख के तो गौरम्मा तो शॉक्ड हो गई। फिर वो मन में सोचने लग गई, अगर तुम लोग बचपन से ही बच्चों को अटैचमेंट के साथ नहीं रखोगे, लव एंड अफेक्शन नहीं बरसाओगे, बाद में जाके वो तुम्हारे साथ अटैच कैसे होंगे? वो फिर दूर ही रहेंगे। ये सब वो मन में सोचने लग गई, मगर कुछ न बोल पाई। उसे बल्कि हर्षा की तब याद आई, वो तो हमेशा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही सोता था और उनके लव एंड अफेक्शन के साथ ही बड़ा हो रहा था। नेक्स्ट डे जमुना अपने बच्चे को एक टब में नहला रही थी। गौरम्मा उससे विनती करने लग गई, बच्चे को मुझे तेल लगाने दो और मालिश करने दो। जमुना ने कहा, यहाँ पे ये सब नहीं चलता है और टब में सब चिकना हो जाएगा, लोग हम पर हंसेंगे। गौरम्मा को तो ये समझ में नहीं आया कि इसका जवाब क्या देना चाहिए। वो मालिश करने में बच्चों की इतनी फेमस थी कि बेंगलुरु में उनके आसपास के लोग भी अपने बच्चों की मालिश अवश्य गौरम्मा से करवाते थे। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते थे तो कहीं भी जाने से पहले उनके चरण छू के प्रणाम करके जाते थे कि आज हम काम पे जा रहे हैं, आप ही के नहलाए हुए, आप ही के मालिश करे हुए बच्चे हैं। वह इतनी फेमस थी। और यह क्या, मेरा अपनी पोती मेरे अपने बच्चों को मैं न नहला पाऊंगी, मैं मालिश न कर पाऊंगी? उसे तो बहुत आश्चर्य हुआ और वह दुखी भी हो गई। उसको इस पॉइंट पे विनुता की याद फिर से आ गई। विनुता सब काम में बहुत माहिर थी, बच्चे को नहलाने में भी माहिर थी, मगर जब हर्षा को नहलाने की या मालिश करने की बारी होती थी, वह हमेशा अपनी सास को कहती थी कि माँ आप ही हर्षा को तेल लगा दीजिए और नहला दीजिए। महीने का मैटरनिटी लीव अब खत्म होने को आ रहा था। उसने डिसाइड किया कि अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को एक पार्टी में इनवाइट किया जाए, बच्चे का नेमिंग सेरेमनी के बहाने। गौरम्मा बहुत एक्साइटेड थी, उसको सबको पका के खिलाना बहुत पसंद था और उसे हमेशा ये दर्शाना रहता था कि मेरी कुकिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। संडे के दिन प्रोग्राम रखा गया, इसलिए पूरे कंट्री से कई जगहों से लोग आए मेन एंड विमेन पार्टी अटेंड करने के लिए। इंडिया में जैसा ये एक रिलीजियस फंक्शन होता वैसा तो नहीं था, इसलिए बहुत जल्दी खत्म हो गया। बट जो डिनर था वो बहुत लेट इन द इवनिंग तक चला। सब लोग गिफ्ट्स लेके आए, जैसे बच्चे के लिए यूजफुल होते हैं वैसे बहुत कुछ लेके आए थे। सब कुछ एक टेबल में सजा दिया गया था। बीच में गौरम्मा ने वो सब भी रख दिया था जो वह खुद लेके आई थी बच्चे के लिए, मगर किसी ने भी उसके गिफ्ट्स को नोटिस भी नहीं किया। उसकी तारीफ करना तो दूर की बात है। इवनिंग तक सब कुछ चलने के बाद सब गेस्ट चले गए, बजाय सिवाय एक लड़की के जिसका नाम रेखा था, जमुना की फ्रेंड थी वो। चंद्रू तुरंत बेसमेंट में चला गया तो वहां का सब कुछ ठीक करने, बिकॉज सब कुछ बहुत फैल गया था।
गौरम्मा खुद बहुत थक चुकी थी और बैठना चाहती थी, मगर किसी ने उसको ये नहीं कहा कि तुम बैठ के आराम कर लो। जमुना ने अपनी बेबी को क्रेडल में रख के खुद मैं बहुत थक गई हूँ इस बहाने से वह रेखा के साथ बात करने बैठ गई और गौरम्मा अपने आप को खींचते हुए किचन में ले गई और वहां का सब कुछ मिस क्लियर करने के लिए। रेखा ने जमुना से खाने की खूब तारीफ करी कि आज का खाना तो बहुत अच्छा था और जमुना तुम्हारी सास हो तब तक ही तुम एक और बच्चा प्लान करके अपना फैमिली पूरा कर लेना, यह उसने उसको एडवाइस दिया। इसके लिए जमुना ने जवाब दिया, क्या तुम मजाक कर रही हो? एक और बच्चा हम कैसे अफोर्ड करेंगे? महंगाई देख रही हो, हम एक और बच्चा कैसे पाल लेंगे? हम लोग ऑर्डिनरी लोग हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं और एक बच्चे को बड़ा करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इतने सारे लोन्स हैं, लोन्स को चुकाना है और दूसरी बात यह भी है कि मुझे छोटी फैमिली ही पसंद है, मुझे ज्यादा फैमिली बड़ी नहीं अच्छी लगती है। तो रेखा ने पूछा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? जमुना ने जवाब दिया, मेरे फैमिली में हम लोग 2 ही सिबलिंग्स हैं। मेरी मम्मी को ज्यादा क्राउड्स कभी पसंद ही नहीं थे, वो ज्यादा रिलेटिव्स को एंटरटेन ही नहीं करती थी, केवल किसी फंक्शन या गैदरिंग में ही वो उनसे मिला करती थी और कहती थी कि सबको थोड़ा दूर रखा करो। इस पर रेखा ने जवाब दिया, जमुना तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लास्ट मंथ मेरा ब्रदर इन लॉ हमारे घर आया था और हम लोग यहाँ जैसे करते हैं वैसे पूरे हफ्ते का हम खाना बना के रखते हैं, फ्रीजर से निकाल के गर्म करके परोसते हैं। डेफिनेटली उसने मेरे बारे में जाके इंडिया में यही बोला होगा कि रेखा तो बासी खाना हमें खिलाती है। अब उसे क्या पता हमारे यहाँ पे तौर तरीके कैसे हैं, उन लोगों को खुश करने के लिए थोड़ी ना हम करते रहेंगे ये सब। और वो हमारे साथ पूरा 1 महीना रहा था। मैं इतनी स्ट्रेस आउट हो गई थी, इतने दिन तक कोई किसी गेस्ट को कैसे एंटरटेन कर सकता है भला? ये रेखा ने कहा। इस पर जमुना ने कहा, रेखा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम कुछ पैसा दे दें, भेज दें उनको और वो अपना काम कर लें और वो खुश भी हो जाएं, बजाय इसके कि हम लोगों को बुला के यहाँ पर एंटरटेन करें। किसी को घर में बहुत समय तक रख के उनके साथ एडजस्ट करना तो बहुत मुश्किल काम है। इस पर जमुना ने कहा, मैं वैसे इस मामले में बहुत लकी हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ और उसकी वाइफ तो अमेरिका आना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गिरीश के बारे में बता रही थी, इसलिए वो तो नहीं आएंगे हमें डिस्टर्ब करने के लिए। बट मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, यानी वो सुरभि के बारे में बोल रही थी कि वो ना बहुत ग्रीडी है, वो जरूर अमेरिका के नाम पे आना चाहेगी। और मगर फिर भी वो अगर जब आना चाहे अगर यहाँ पे, तो मैं उनको कोई बहाना करके जरूर यहाँ से दूर रखूंगी। हालांकि जमुना ये सब विस्पर्स में यानी फुसफुसाहट में बात कर रही थी, मगर गौरम्मा को सब कुछ बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा था किचन से। और उस रात को गौरम्मा बिल्कुल सो नहीं पाई। वो हमेशा ये सोचती थी कि चंद्रू और जमुना हमेशा सुरभि को सपोर्ट करेंगे ताकि वो यहाँ पे यूएस में सेटल हो जाए। ये लोग बहुत अच्छे हैं, कितने जेनरस हैं। वो यही सब व्यूज लेके आई थी यहाँ पे। उसने एक चीज और यहाँ नोट करी कि जमुना यदि कुछ बोल देती है तो चंद्रू उसको अपोज नहीं करता था, मगर इंडिया में ऐसा नहीं था। वहाँ पे गिरीश जो बोलता था वही वीनू सुनती थी और गौरम्मा जो कहती थी घर पे तो वहाँ वही चलता था। गौरम्मा उसको जस्टिफाई भी करने लगी। शी कुड अंडरस्टैंड कि चंद्रू ऐसे क्यों बिहेव करता है, क्योंकि दूर दराज देश में रहता है, कोई उसका और तो है नहीं, पति पत्नी दोनों केवल एक दूसरे के लिए होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को एक दूसरे की सुननी पड़ेगी और एडजस्ट करके तो चलना ही पड़ेगा। यह उसने जस्टिफिकेशन दिया अपनी सोच के लिए। इंडिया में जब बेटे अपनी वाइफ से लड़ते थे तो कुछ सास वगैरह इस बात का फायदा उठा के बेटों के कान भी भरती थी और उन्हें लड़ाई भी करवाती थी, मगर यहाँ अमेरिका में इन सब सिचुएशंस की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे। चंद्रू काम में बहुत सक्सेसफुल हो गया था, मगर उसकी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो गई थी। बहुत सबड्यूड यानी शांत, ज्यादा कुछ नहीं बोलना, अपने में ही रहना, ऐसा ये बहुत हो गया था। और ऑन द अदर हैंड जमुना जो थी वो बहुत आउटगोइंग हो गई थी, बहुत बल्कि टॉकेटिव और अपनी बात बहुत असर्ट करना, क्योंकि प्रॉबेबली उसको यहाँ पे बहुत राइट्स भी थे, विमेन्स राइट्स यहाँ पे ज्यादा थे और उसको टोकने वाला भी यहाँ कोई नहीं था। उसकी जॉब भी ऐसी थी जिसमें उसे बहुत लोगों से मीट करना होता था और सबके साथ उसको बात करनी होती थी। फाइनली नटशल में बात ये थी कि घर में बॉस जमुना ही थी। एक दिन गौरम्मा ने चंद्रू को पूछा, तुम हमेशा क्या इतना सोचते रहते हो? उसने चंद्रू ने कहा, अम्मा मेरा एक फ्रेंड है वेंकट, वो भी कर्नाटका से ही है,
उसकी 13 साल की लड़की है और उस लड़की के टिपिकल टीनेज प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं। और अगर उसके फादर उसको पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो बाहर, तो टेंट्रम्स थ्रो करती है, यानी सीन्स क्रिएट करती है, जैसे कि बच्चे करते हैं कि बताना तो है नहीं ना, तो ऐसे वो सीन्स क्रिएट करती है। गौरम्मा ने बहुत इनोसेंटली कहा कि उसे कंट्रोल में रखना चाहिए, पनिश करना चाहिए। चंद्रू ने कहा, अम्मा यहाँ पे हम बच्चों को पनिश नहीं कर सकते, वो तुरंत पुलिस को बुला लेंगे। यहाँ पे हम इंडियंस जो होते हैं, हम अपने बच्चों को ये नहीं चाहते कि वो अमेरिकन चिल्ड्रन जैसे बने। जब वो बच्चे यंग होते हैं तो अमेरिकन के साथ ही मिलते जुलते घुलते मिलते हैं, उन्हीं की एक्सेंट में ही उनकी लैंग्वेज होती है। बट जब वो सब तो हमें अच्छा लगता है, बट जब वो अमेरिकन टीनेजर्स की तरह बिहेव करते हैं तो हम लोग अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता। इसलिए कभी कभी ना मुझे अपनी बेटी को देख के बहुत डर लगता है कि बड़ी होने के बाद अगर उसके साथ भी ऐसा सिचुएशन होगा तो मैं हैंडल कैसे करूंगा। इसलिए जमुना ने फटाफट टॉपिक चेंज करने के लिए बोला, उसकी चिंता हम तब कर लेंगे जब वो 15 साल की लड़की हो जाएगी, अभी चलो हम बाहर चलते हैं। So the topic got changed। अब गौरम्मा समझ गई कि हमेशा चंद्रू किस थॉट में डूबा रहता था और क्या चीज उसे अंदर अंदर खा रही है। अब जमुना ने डिसाइड कर लिया कि उसे वापस जॉब ज्वाइन करना है। उसने उसको सिखा दिया गौरम्मा को कि बेबी को कैसे फीड करना है बॉटल के साथ। तो गौरम्मा ने उसकी बहुत बड़ी विनती करी, देखो जमुना, इतने छोटे बच्चों को मदर्स फीड की बहुत जरूरत होती है। विनुता हर दिन अपने स्कूल से बीच में घर आती थी अपने बच्चे को फीड करने के लिए। जमुना ने उसकी बात को कोई सुनी नहीं और उसने कहा कि ब्रेस्ट मिल्क पंप करके मैं फ्रिज में रख दूंगी, आप उसे गर्म करके चाहे उसको पिला देना। और वैसे भी मुझे हर चीज में विनुता का एग्जाम्पल फॉलो करना नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका है। जब चंद्रू और जमुना काम पे चले गए, घर बिल्कुल शांत हो गया। गौरम्मा बहुत टॉकेटिव नहीं थी, मगर वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक अकेले रहने की तो उसको आदत नहीं थी। इंडिया में तो उसको मौका ही नहीं मिलता था अकेले रहने का। मानसी बहुत अच्छी वेल बिहेव्ड बच्ची थी, क्यूट थी, वो ज्यादातर सोती रहती थी, तो कोई गौरम्मा को परेशानी नहीं होती थी उससे। शुरू में उसके जो ड्राइव्स थे बेटे के साथ और जमुना के साथ, सुपरमार्केट्स, पिकनिक्स, ये सब उसने एंजॉय किया, बट धीरे धीरे उसका वो चाव अब गौरम्मा का धीरे धीरे खत्म होने लग गया, मैकेनिकल लगने लग गया। अब वो अपना घर और अपना बेंगलुरु की जिंदगी वो बहुत मिस करने लग गई। बेंगलुरु में तो वो जहां मर्जी जा सकती थी, किसी से उसको हेल्प लेने की जरूरत नहीं थी। शी वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एट बेंगलुरु। मगर यहाँ तो ये लोग कोई घर पे होते और यही लोग ले जा पाते थे, तभी जा पाती थी ना। और वैसे भी घर में शमन्ना बच्चे का ध्यान रखते थे, विनू देख लेती थी, और वहां पे तो वुमेन्स क्लब की मेंबर भी थी। रोज शाम को मंदिर में सारी औरतें असेंबल हो जाती थी गॉसिप करने के लिए। और जब वो घर वापस जाती थी, डिनर तैयार मिलता था उसको, तो उसको ज्यादा कुछ करना तो पड़ता नहीं था। कोई उसको ज्यादा स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अब कुछ करने की बेंगलुरु में जरूरत नहीं थी। सब कुछ तो वहां पे सभी लोग कर देते थे, स्पेशली विनुता। और यहाँ पे उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, उसे सिर्फ कन्नड़ा ही पता था, उसको इंग्लिश में कन्वर्स करना आता नहीं था। और वीकेंड्स पे चंद्रू और जमुना घर के सारे काम करने में बहुत बिजी रहते थे। गौरम्मा को तो अपनी स्पेशल डिशेस बना के लोगों को सर्व करना बहुत पसंद था, मगर यहाँ पे कोई अचानक से आता नहीं था। यहाँ पे कोई गिफ्ट्स ऐसे नहीं आता था जैसे बेंगलुरु में जब मर्जी कोई आ गया सबको हम कुछ सर्व कर देते थे, ऐसा वहां पे नहीं होता था। और दूसरी बात, यहाँ पे तो जमुना की परमिशन के बिना वो कुछ कर नहीं सकती थी। अगर कुछ बनाना हो, किसी के लिए कुछ करना हो, तो शी हैड टू टेक जमुना's परमिशन। और यहाँ पे तो ये भगवान को प्रार्थना करती रह जाती थी कि वीकेंड्स में कोई गेस्ट आ जाए तो थोड़ा चेंज हो जाए। मगर गेस्ट आना मतलब वहाँ पे बहुत लॉन्ग ड्राइव करने किसी को आना पड़ता था, इसलिए कोई जल्दी आता नहीं था। एक दिन बहुत सोचते हुए चंद्रू ने पूछा, अम्मा, मेरे फ्रेंड राधा कृष्णा, उनकी पत्नी सावित्री और उनकी बेटी सविता हमारे घर रहने आना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें हाँ कह दूं? जमुना ने तुरंत जवाब दिया, इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा हर समय, अम्मा से इतना काम नहीं होगा, और वैसे भी वो लोग तो इतने पैसे वाले हैं, वो होटल में क्यों नहीं रुकते? चंद्रू ने कहा,
जब मैं बैचलर था और फ्लोरिडा में रहता था तो कई बार उनके घर रहने गया हूँ और उन्होंने मेरी बहुत सेवा करी है। मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें घर पे इनवाइट करूँ। मैं उन्हें होटल में जाके रहने का एडवाइस नहीं दे सकता। इस बार गौरम्मा ने अपनी बहू के खिलाफ बोला। उन्होंने बोला, उन्हें तुम घर पे इनवाइट कर दो, जो भी खाने का काम होगा सब मैं देख लूंगी, मैं किसी को कोई काम नहीं बोलूंगी। मन ही मन में गौरम्मा का तो इतना गुस्सा आ रहा था अपनी बहू जमुना के ऊपर। ये घर कितना बड़ा है, इसमें कितने कमरे हैं, मगर इस घर का दिल तो बहुत छोटा है। यदि ये बात मेरी बहू विनू ने कही होती तो मैं उसको इतनी डांट लगाती तब तक जब तक वो क्षमा प्रार्थी न बन जाती। अब लिसनर्स यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद आके देखते हैं कि विजिटर्स के साथ गौरम्मा का कैसा बर्ताव रहा, उसे क्या क्या पता चला। अरे छोटी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस न्यूज देख रही हूँ। ओह अच्छा। फॉरेन में तो आए दिन डिसेबिलिटी पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। हमारे यहाँ पता नहीं कब होगी कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा ये सुन, शीसप्रो और ICMR ला रहे हैं भारत का पहला इंटरनेशनल मेगा इवेंट, यानी ग्लोबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फेस्ट 2022 यानी गेटेक। इस इवेंट का मतलब भारत में दिव्यांग जनों के हेल्पफुल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए इन्वेंशंस, रिसर्च और उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी का प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, डॉक्टर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के जरिए थॉट्स का आदान प्रदान और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। यह आयोजन दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक दिव्यांग सहायक उपकरणों में प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने में मदद करेगा। अरे वाह, तो चले? अरे अभी नहीं। कब और कहाँ? ये इवेंट GMR ग्राउंड एरोसिटी न्यू दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। गेटेक में भारत और दुनिया के कई देशों से दिव्यांगजनों, डॉक्टरों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय उपक्रमों एवं दिव्यांग सहायता उपक्रमों का विशाल समागम होगा। गेटेक को DRDO, WHO, पैरालंपिक इंडिया, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट के कंट्री पार्टनर है। इस मेगा इवेंट में शामिल होना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं www.globalassistivtech.com या फिर हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9910717913 या फिर हमें मेल करें gaurav@iconx.in। ईगरली अपने गेस्ट का इंतजार करने लग गई। उसने बहुत एंथुजियाज्म के साथ बहुत सी मिठाइयाँ और नमकीन भी बना के रखे उनको एंटरटेन करने के लिए। जमुना ऑफ कोर्स बहुत अपसेट थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके अपने घर में उसके डिसीजन को सुपरसीड कर दिया गौरम्मा के डिसीजन ने। शी वॉज वेरी अपसेट कि अगर मेरी सास अभी नहीं होती तो मेरा ही डिसीजन चलता। बस ये पावर गेम हो रहा था वहां पे। खैर, राधा कृष्णा की फैमिली आ गई। राधा कृष्णा जी एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट थे एक बहुत अच्छी कंपनी में, और उनका बहुत अच्छा नाम था, अच्छा फॉर्च्यून कमाया था उन्होंने। उनकी वाइफ सावित्री बहुत रिलीजियस ट्रेडिशनल इंडियन लेडी थी और उनकी बेटी सविता उनके साथ आई। आते ही राधा कृष्णा और चंद्रू अपना फिल्टर कॉफी और उनकी गौरम्मा जी ने जो मीठा नमकीन बना के रखा था सब लेके वो लोग चिट चैटिंग करने बैठ गए। जमुना ने बहुत अच्छा सा शो ऑफ किया, कर्टसी से उनके साथ बिहेव किया। देन शी सेड कि मैं ना अपनी फ्रेंड रेखा के यहाँ जाती हूँ, शी हैज गॉट सम वेरी गुड कन्नड़ा DVDs, तो मैं आप लोग एंजॉय कर सकते हैं उनको, तो मैं वो लेने जाती हूँ। यह कहकर तो वो घर से चली गई और फिर वो लंच टाइम में ही वापस आई। मीनवाइल गौरम्मा जब किचन में काम कर रही थी तो सावित्री उनको हेल्प करने किचन में चली गई और गौरम्मा को ये बहुत ऑड लगा। तब सावित्री ने कहा, अमेरिका में काम वाले लोग नहीं होते तो हम लोग गेस्ट बन के बैठे नहीं रहते हैं, आपस में सबको हेल्प कर देते हैं। तो बातें करते हुए दोनों ने काम कर लिया। सविता तब तक मानसी के साथ खेलती रही। शाम को गौरम्मा अपनी पोती को लेके प्रैम में घूमने जाने लग गई। वो उसका रोज का रूटीन था। तो सावित्री ने भी उनके साथ कहा कि मैं आपके साथ चलती हूँ। अभी तक गौरम्मा जी ने एक चीज नोट करी थी कि उन दोनों कपल्स के पास आसपास एक सैडनेस का ऑरा उसको दिख रहा था। शी डिडंट नो व्हाट इट वाज। सो जब वो वॉकिंग करने गई प्रैम में मानसी को लेके, तब उसने सावित्री से वैसे ही पूछ लिया कि सविता आपकी एक ही बेटी है, और बस इतना पूछना हुआ। सावित्री तो
फूट फूट के रोने लग गई। गौरम्मा को कुछ समझ नहीं आया। शी सेड आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको हर्ट कर दिया, बात क्या है। तब कहानी पता चली आगे। उनकी एक और बड़ी लड़की थी श्यामा, और जब वो 5 साल की थी तब वो लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, यानी इस बात को 18 साल हो चुका था। मगर वो लोग बहुत पर्टिकुलर थे कि उनके बच्चे बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली में पले बढ़े, इसलिए वो सारे फेस्टिवल्स घर में ऑब्जर्व करते थे। हर साल वो श्यामा को अपनी मदर के यहाँ सावित्री भेजती थी ताकि वो हमारे ट्रेडिशंस के करीब रहे, और हमेशा वो अपने बच्चों को सिखाते थे कि हम ऑल्दो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, हम लोग बहुत ट्रेडिशनल इंडियन पीपल हैं। ऐसे ही उन्होंने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया था। गौरम्मा को समझ नहीं आया इन सब में गलत क्या हुआ, इतना बड़ा ग्रीफ सैडनेस क्या आ गया जिंदगी में। तो उसने आगे सुनाया सावित्री ने। सावित्री ने कहा कि श्यामा 21 साल की हुई और वो स्टूडेंट ही थी, पर उन लोगों ने उसकी शादी कर दी। गौरम्मा को ये थोड़ा स्ट्रेंज लगा। उसने कहा इंडिया में भी जब तक लड़कियां पढ़ रही होती हैं, हम पढ़ाई बीच में रोक के तो आजकल शादी उनकी नहीं करते हैं, तुमने ऐसा कैसे किया, ऐसा उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा सावित्री ने कि हमें डर था कि वो गलत कंपनी में पड़ जाएगी और कहीं जिंदगी में बिगड़ न जाए, क्योंकि अमेरिकन टीनेजर्स के साथ जब वो लोग मिंगल होके एक्ट करते हैं तो उन्हें डर रहता है कि वो वैसे ही कल्चर में ना आ जाएं और बिगड़ न जाएं, इसलिए उन्होंने उसकी शादी पढ़ते हुए ही जल्दी कर दी थी। इन्होंने इंडिया में एडवर्टाइजमेंट किया पेपर में, और बहुत सारे अलायंसेस आए श्यामा के लिए, और उनमें से श्यामा को सुरेंद्र अच्छा लगा। वो मिडिल क्लास फैमिली से था और बहुत इंटेलिजेंट था। उन्होंने कभी भी कुछ सस्पेक्ट ही नहीं किया कि आगे क्या होने वाला है। बहुत लैविशली, बहुत बड़े रूप में उन्होंने श्यामा की वेडिंग करी सुरेंद्र से, और अच्छे गिफ्ट सबको दिए उन्होंने शादी में, दोनों साइड को। सुरेंद्र इनके साथ यूएस आ गया। इन्होंने अपने बेटी और दामाद को एक फ्लैट गिफ्ट किया था रहने के लिए। सुरेंद्र आगे पढ़ना चाहता था, और क्योंकि वो पढ़ना चाहता था, उन लोगों ने उसकी ट्यूशन फीस भी बेयर करी और उसे पढ़ाया भी। शुरू में तो सब कुछ बहुत स्मूथ चलता रहा। इसके बाद सावित्री फिर फूट फूट के रोने लग गई। गौरम्मा चलते हुए रुक गई और उसने उसको सांत्वना दिया। उसको लगा कि शायद सुरेंद्र को कुछ हो गया था, इसलिए उसने उसको सांत्वना देने की कोशिश करी, मगर बात तो वो भी नहीं थी, क्योंकि गौरम्मा ने कहा भगवान के आगे किसकी चलती है। तो सावित्री ने कहा इसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं था, इसमें भगवान कहाँ से आ गए बीच में। उसने आगे कहानी सुनाई। जैसे ही सुरेंद्र को उसकी स्कॉलरशिप मिल गई थी, उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया। हर दिन सुरेंद्र और उनकी बेटी श्यामा की लड़ाई होती थी बुरी तरह से। वो हमेशा उसको सुनाता था, तुम अपनी सूरत देखो, तुम कोई रहने लायक हो, तुम शादी करने लायक हो, खाली तुमको बेचारी समझ के मैंने तुमसे शादी करी। ऐसे उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया, और उसने साफ कह दिया उसने उससे शादी सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन थी। अमेरिका आने की टिकट थी ना वो उसके लिए। उसने श्यामा को छोड़ दिया। वो पढ़ाई खत्म करके वापस इंडिया गया, और वहां जाके उसने दूसरी शादी कर ली। और जिन्होंने उस नए फैमिली ने उसकी शादी करी, एक लड़की उसको दे दी, किसी ने ये बॉदर ही नहीं किया कि पता लगाएं कि जिंदगी में हुआ क्या था उसके साथ, किसकी गलती थी और कि उसका डिवोर्स हो गया। सबको वहां पे एक अमेरिकन लड़का चाहिए होता है शादी करने के लिए, और बस कर देते हैं। ये नहीं पता लगाते कि पीछे उसकी कहानी क्या है। और सावित्री रोने लग गई, कह रही थी हमारी क्या गलती रही इन सब में। हमने तो बहुत अच्छे इंडियन संस्कारों के साथ बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया था, और उन बच्चों ने हमारा कहना भी माना। फिर हमारी गलती क्या हुई इसमें? तो हमारी लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। और अब तो श्यामा इन सब चीजों के इतनी खिलाफ हो गई है, उसको तो इंडियन ट्रेडिशन और इन सब चीजों से ही नफरत हो गई है। उसने अब साफ कह दिया है कि अभी तक मैंने आपकी सुनी और मैंने अपनी जिंदगी का नतीजा देख लिया है। अब आप मेरी जिंदगी में बिल्कुल हस्तक्षेप ना करिए। अब मैं अपनी जिंदगी जैसे मेरी इच्छा होगी मैं वैसे ही जीऊंगी। और अब वो उसने इन लोगों से ज्यादा ताल्लुकात रखा नहीं। कभी कभार इनको कॉल कर लेती है, बट अगर अब वो अकेली रहती है। गौरम्मा को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि तो अब श्यामा कहाँ रहती है? तो उसने कहा अब वो कैलिफोर्निया में रहती है, अपनी पढ़ाई परस्यू कर रही है आगे, और अपने ब्राजीलियन बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। वो लिव इन रिलेशनशिप में है। उसने हमारा जो पैसा भेजा हुआ था वो भी उसने लौटा दिया। उसने एक्सेप्ट नहीं करा। वो अपनी जिंदगी अब खुद अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट ही जीती है। गौरम्मा ने बहुत इनोसेंटली पूछा अब उसका क्या होगा? तो सावित्री ने जवाब दिया ये तो भगवान ही जाने उसकी जिंदगी में आगे क्या होगा। कभी कभी तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ उसकी फ्यूचर को सोच के कि आगे इस लड़की का होगा क्या।
उसने कहा सावित्री ने, मैं जिस फैमिली को बिलोंग करती हूँ वो लोग वैदिक स्कॉलर्स हैं सब लोग, उस परिवार से मैं आई थी। इतने ट्रेडिशनल परिवार से आके मैंने तो बस यही तो कोशिश करी कि हमारा ट्रेडिशन कहीं ना छूट जाए। मेरी क्या गलती रही और मेरी बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। और अम्मा तो बिल्कुल हॉरिफाइड हो गई। एक यंग गर्ल ऐसे कैसे कर सकती है? बिकॉज सावित्री लोगों को ये बहुत इज्जत की बात थी ना कि बेइज्जती हो रही है कि एक ब्राजीलियन बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है वो। गौरम्मा के मन में आया, उसने बहुत से किस्से सुने थे इंडिया में भी, जहाँ पे मेन बहुत नेस्टिली विमेन के साथ बिहेव करते हैं और विमेन क्या करते हैं, बस एडजस्ट करते रहते हैं। तो उसको इसलिए ये ऑड लग रहा था। यानी कि लड़कियां जब तक एडजस्ट करती रहें, सुनती रहें, तब तक ही एक्सेप्टेबल होती हैं, इजंट इट? तो उसने पूछा, क्या तुम अपनी यंगर डॉटर सविता के बारे में चिंतित हो क्या? तो वो कह रही है, हाँ बिल्कुल। अब मुझे ये डर लगा रहता है कि या एल्डर सिस्टर ही तो रास्ता दिखाती है, तो कहीं इसकी जिंदगी भी ऐसे ही ना खराब हो जाए। मैं तो सो नहीं पाती रात रात भर सोच के कि अब सविता का क्या होगा। कभी कभी तो मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड से, चलो अब हम वापस बेंगलुरु ही चले जाते हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ के हैं नहीं, ये कल्चर हमें नहीं सूट कर रहा। बट अब सविता वापस नहीं जाना चाहती है क्योंकि वो बचपन से इधर ही पली बड़ी है। वो कहती है कि मैं तो इधर की हूँ और वहां जाके मैं एडजस्ट नहीं कर सकूंगी। अब गौरम्मा के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया दिमाग में। वो सोचने लगी, 20 साल बाद क्या होगा अगर मानसी भी इसी रास्ते चलेगी? कुछ दिन पहले चंद्रू कैलिफोर्निया गया था और वो कॉफी पी रहा था एक जॉइंट पर। तो उसको सर्व करने वाली श्यामा थी, उसने उसको पहचान लिया। उसने उससे कनाडा में बात किया तो उसने श्यामा ने मना कर दिया, अंकल प्लीज डोंट टॉक इन कन्नड़ा, बिकॉज माइकल को समझ में नहीं आता, माइकल वॉज हर बॉयफ्रेंड। तो और उसने फिर ये भी उस चंद्रू को सुना दिया, आप लोग इंडिया से आके वो ट्रेडिशंस तो लेके तो आते हैं, यहाँ आके इधर के भी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, वहां का भी पूरा दे नहीं पाते हैं, तो व्हाई कांट यू एडजस्ट टू द कल्चर वेयर यू हैव कम? चंद्रू के पास तो कोई जवाब ही नहीं रहा, वो चुपचाप सुनता रहा और वापस आ गया। और घर में राधा कृष्णा ये सब कहानी चंद्रू को सुना रहे थे जो सावित्री गौरम्मा को सुना रही थी। राधा कृष्णा ने कहा कि मैं तो अमेरिका में रुपए पैसे ढूंढने बिल्कुल भी नहीं आया था, मैं तो इंडिया में अच्छा साइंटिस्ट था और आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, मगर इंडिया में मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया कि मुझे उठा के दूर दराज में भेज दिया गया, क्योंकि इंडिया में तो अच्छा काम करने वाले की और इंटेलेक्ट की तो कीमत भी नहीं होती है और उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर दी जाती है। जब मेरे साथ ये सलूक हुआ तो मैंने सोचा कि मेरे लिए इंडिया में कोई जगह नहीं, तो मैं अमेरिका चलता हूँ। मेरा तो बस यही कारण था अमेरिका आने का, वहां तो मुझे जीने नहीं दिया जा रहा था। तो चंद्रू ने पूछा, क्या तुम यहाँ पर खुश हो? उसने बोला, प्रोफेशनली मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और क्योंकि मेरी इंटेलेक्ट की और मेरे काम की यहाँ बहुत कदर है। अमेरिका ने मैं जितना चाहता या सोचता उससे ज्यादा मुझे दिया है, मगर यहाँ एक्सट्रीम विंटर्स जो होते हैं तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, तब मैं घर को मिस करता हूँ। और हाँ, पर्सनल फ्रंट पे मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो रही। तो अमेरिका हमेशा, चंद्रू ने कहा कि अमेरिका हमेशा बेस्ट प्रोफेशनल्स को इसीलिए तो अट्रैक्ट करता है क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे काम करने वालों की कदर होती है। राधा कृष्णा ने बोला, जरा सोचो चंद्रू, एक फनी कंट्री है, ये तो एक कलरफुल वेब है। वेब मतलब जैसे कि जाल बुनता है स्पाइडर, वैसा एक वेब है। हम आके इसकी कलरफुल वेब को देख के अट्रैक्ट होके यहाँ आ जाते हैं और बस फिर इसी में फंस के रह जाते हैं, फिर हमसे ये छूटता नहीं है। चंद्रू ने कहा, हाँ ये बात भी ठीक है। उसने कहा कि हमारा कंट्री कौन सा बहुत सिंपल है, वहाँ पे भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वहाँ पे लालच इतना भरा हुआ है लोगों में, हमेशा वो हर चीज हड़पना ही चाहते हैं। वहाँ के लोग ये सोचते हैं अमेरिका में तो कमाना बहुत आसान है, वहां से बस कमा के आ गए जो, उनको वहां पे बस लूट लिया जाए, वहां पे तो ये मेंटालिटी है। जब चंद्रू को एक इंसिडेंट याद आया, इंडिया जब लास्ट गया था, उसने एक बहुत एक्सपेंसिव वॉच पहनी हुई थी जो कि जमुना ने उसे गिफ्ट करी थी। जब वो इंडिया गया तो वो सुरेश की आंखों में लग गया। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी घड़ी है, तुम पहने रहो, अगली बार आओगे तो तुम जरूर मेरे लिए ऐसा ले आना। बस यही सुनना हुआ। गौरम्मा ने चंद्रू को बुला के फटकार दिया कि वह हमारे घर का दामाद है, तुमसे ज्यादा उसे जरूरत है, तुम उसे खोल के दे दो। चंद्रू ने चुपचाप उसे उतार के दे दिया अपने बहनोई को। जमुना को तो वापस जाने के बाद पता चला तो इतनी गुस्सा हुई, उसने तो इतना तक सुना दिया, तुम्हारे घर वाले तो पहने हुए कपड़े तक खुलवा लेंगे तुमसे। उसको बहुत गुस्सा आया था इस बात का। और उसको एक और किस्सा याद आया। धरवार में उसका दोस्त किट्टी था ना, जिसके घर में वो रहता था, तो जब ये अमेरिका से आने वाला सुना था तो उसने एक रूबी का सेट मंगवाया इससे।
किटी भी सोचता होगा भाई हमारे यहाँ कुछ दिन रहा तो आई शुड आस्क फॉर समथिंग इन रिटर्न। तो जब ये फाइनली लेके गया तो उसने कहा यह तो ऐसा क्वालिटी तो इंडिया में ही मिल जाता है, इससे अच्छी क्वालिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, तुम लाए तो मैं रख लेता हूँ। रख भी लिया, पैसा भी नहीं ऑफर किया उसने, तो वैसे ही रख लिया उसको। अब लिसनर्स हम यहाँ पे जरा विराम देते हैं, अगली बार आपसे मिलेंगे। तब तक आप जरा सोचिएगा, क्या गौरम्मा को जो रेवलेशंस वहाँ पे हुए हैं, जो चीजों की पता वहाँ चलने लगी है धीरे धीरे, क्या उसकी मेंटालिटी चेंज हो पाएगी? आपको क्या लगता है? क्या उसके लिए डॉलर बहू की अहमियत रहेगी अब आगे जिंदगी में, या उसके दिमाग में देसी बहू की अहमियत ज्यादा रहेगी? सोचिएगा जरा, फिर लौट के आपसे अगले बार